लोगों को इस बात का दुख हो रहा है कि हमारा दिया तूफानों में क्यों जल रहा है। तो चलिए, मैं पंकज सिंह आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टडी विद PR पंकज में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जैसा कि इस समय आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पर डे एक दो लेक्चर प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको परीक्षा में पूरी तरीके से उसका फ़ायदा, उसका आप लाभ उठा सकें। आज जैसा कि आप टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्पेशली उस टॉपिक को लेकर आए हैं जहां से आयोग ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं मैपिंग में, तो हमारा आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग है। मैपिंग में हम महाद्वीप पढ़ेंगे। इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्लियर? चलिए अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक्चुअली में इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि आज भी यहाँ पर इतने घने और संघर्षण है कि वहाँ पर आज भी जाना सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ काम है, जिसकी वजह से वहाँ पर अभी तक लोग पहुँच नहीं पाए हैं। बहुत सारे जंगल इतने घने हैं कि वहाँ अभी तक कोई पहुँच नहीं सका, जिसकी वजह से इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। और ये सबसे लास्ट में खोजा गया महाद्वीप है, इसलिए और भी इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मानव सभ्यता, मानव जाति का विकास हुआ, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। एक चीज़ और जान लें, जहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ एशिया को मानव सभ्यता या मानव जाति की सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्लियर? मानव जाति की विकास अफ्रीका में हुआ, मानव जाति का विकास, तो इसलिए मानव जाति का पालना ये है। वहीं पर मानव जाति की सभ्यता एशिया में देखने को मिलती है, इसलिए मानव जाति की सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। चलिए इसके पहले हम चारों तरफ एक बार मोटा मोटा नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद इसमें अंदर के देशों के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हुए चलते हैं। जैसे कि उत्तर में आप जाएंगे तो ऊपर उत्तर में यहाँ पर भूमध्य सागर है, ये जो पूरा है भूमध्य सागर से अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश सीमा साझा करते हैं। कितने देश? 5 देश। इन 5 देशों की एक ट्रिक है, कभी भूलना मत, ये है मेटल। क्लियर? एम से मोरक्को, ई से आपका इजिप्ट, ये मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। टी से ये आपका ट्यूनीशिया, ये ट्यूनीशिया। उसके बाद ए से अल्जीरिया, फिर उसके बाद एल से लीबिया। ये 5 देश अफ्रीका महाद्वीप के वो हैं जो अपनी सीमा भूमध्य सागर से साझा करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ट्रिक है मेटल अर्थात एम से मोरक्को, ई से इजिप्ट यानी मिस्र, टी से ट्यूनीशिया, ए से अल्जीरिया और एल से लीबिया। ये 5 देश हैं जो अपनी सीमा भूमध्य सागर से साझा करते हैं। ठीक है? भूमध्य सागर में जाने का सिर्फ एक मार्ग था, वो है जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि एक्चुअली में उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिब्राल्टर एक बंदरगाह है। उस जिब्राल्टर बंदरगाह पे फ्रांस का अधिकार है और इसलिए उस जलसंधि का नाम पड़ गया आपका जिब्राल्टर जलसंधि। और जिब्राल्टर जलसंधि को इस जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कहते हैं। क्लियर? की रीजन सिर्फ भूमध्य सागर में अगर आपको जाना है तो एक ही मार्ग था, वो था अफ्रीका के उत्तर और यूरोप के दक्षिण में मोरक्को और स्पेन के बीच से मारी जाता था, इसलिए इसको जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की बोल दिया गया, अर्थात चाबी। क्लियर? लेकिन उसके बाद
1959 में एक नहर बनाई गई जिस नहर का नाम था जहाज रानी नहर। इस जहाज रानी नहर का नाम आज आप सुएज नहर है, जिसको आप सुएज नहर के नाम से जानते हैं। 1859 में इसका काम शुरू हुआ, 1869 में बनकर तैयार हो गई, जिसकी वजह से एशिया और अफ्रीका के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम पड़ी। एशिया से यूरोप जाने के लिए, अर्थात आपका एशिया इधर पड़ेगा, ये आपका एशिया है, क्लियर है। अगर यहाँ से भी आप आओगे तो ये हिंद महासागर होते हुए, दक्षिण महासागर होते हुए, अटलांटिक महासागर होते हुए, ये पूरा एरिया आप यहाँ से स्पेन, यहाँ से इधर आएंगे थोड़ा पुर्तगाल पड़ जाएगा, यहाँ से आप जाएंगे तो ये एशिया से इधर जाने के जो मार्ग था सागर के थ्रू, महासागर के माध्यम से, उसमें 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी आई है, क्लियर। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था आयोग ने और अक्सर फिर उसके बाद पूछ रहा है। दूसरी चीज़ आपके एक होमवर्क है कि आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि जो 1869 की टाइमिंग है, इस समय कौन गवर्नर या वायसराय था, और ये 1859 इस समय कौन वायसराय था, इन दोनों के क्रम में वायसराय कौन था, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्लियर। मैं बता सकता हूँ, लेकिन बताना ताकि आपको भी कुछ मेहनत करें, कुछ पन्ने पलटें, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सके। चलिए, तो सुएज नहर का निर्माण 1859 में, लेकिन इसका काम कम कंप्लीट हुआ, यानी खुली कब बनकर 1869 में, क्लियर। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कहते हैं। एक चीज और यहाँ पर आप जान लीजिए, ये जिब्राल्टर जलसंधि है, जलसंधि अर्थात जल राशियों को जोड़ेगी, दो बड़ी राशियों को बिल्कुल जोड़ेगी। तो आप जान लीजिए कौन कौन से जल राशियों को जोड़ेगी। ये जिब्राल्टर जलसंधि जो है ये भूमध्य सागर को जोड़ेगी अटलांटिक महासागर से ये जोड़ती है। लेकिन ये जिब्राल्टर जलसंधि जो है ना, ये स्पेन जो कि यूरोप का देश है, ये अफ्रीका के मोरक्को देश को पृथक कर देती है, क्लियर। ये जिब्राल्टर जलसंधि है आपकी, क्लियर। ये स्पेन के, यूरोप का स्पेन देश और अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश के बीच में होकर गुजरती है, जिसकी वजह से इधर आपका मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर, इधर अटलांटिक ओशियन पड़ता, जिसकी वजह से ये इसको पृथक कर दे। जल राशियाँ हैं तो जल राशियाँ तभी जुड़ेंगी जब भूमध्य क्या बोलते हैं धरातल एक दूसरे से पृथक होंगे, क्लियर। तो स्पेन को मोरक्को से कौन संधि का अलग करे, जिब्राल्टर संधि, या यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन से जल संधि पृथक करते हैं, तो जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की किसे कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को। ये मोटे मोटे पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पहुंचता आयोग, ठीक है। स्पेशली वनडे आयोग, वनडे एग्जामिनेशन की खूबी है, वहां पर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा सोच विचार का कोई ऑप्शन नहीं, वहां पर 4 ऑप्शन है, टिक कर लीजिए, सही है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, गलत है तो आप मार्क कट जाएगा, ठीक है। वहां पर सोचने विचारने का टाइम नहीं है, पढ़ा आ गया टिक कर दिया, आगे बढ़िए, नहीं आ रहा तो आप या तो बैठे रहिए या तो आगे बढ़िए, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जिब्राल्टर जैसा से बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत बनता है। तो मैं वही पॉइंट्स केवल बार बार रिपीट करूंगा जो इंपॉर्टेंट बहुत हैं। तो सुएज नहर भूमध्य सागर में, एशिया से अगर आपको भूमध्य सागर में जाना है तो सुएज नहर का इस्तेमाल करेंगे। आइए यहीं पर बता देता हूँ, सुएज, ये आपका लाल सागर है, शायद आपको दिख रहा हो। तो इस लाल सागर से यहाँ पर ये जो एरिया है, ये आपका मिस्र देश है। मिस्र देश का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको शिनोई बोलते हैं, शिनोई बोलते हैं, ठीक है, शिनोई प्रायद्वीप। ये एरिया एशिया से टच करता है इनका, क्लियर। दूसरी चीज, यही इसी को काटकर एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है सुएज नहर, क्लियर। दूसरी चीज, अब सुएज नहर है तो ये भी कोई 2 जल राशियों को जोड़ेगी, तो जान लीजिए यह सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देती है। सुएज नहर किसको किससे जोड़ रही है, सुएज नहर की जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है, क्लियर। किससे किसको जोड़ रही है, सुएज नहर
सुएज नहर जो है आपकी, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है। ये देखिए यहाँ पर, क्लियर। दूसरी चीज, लेकिन पृथक किसको कर रही है? अफ्रीका को एशिया से पृथक कर रही है। अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक कर रही है। दूसरी चीज, एक यहाँ पर जल संधि और है, बाब अल मंदे जल संधि। कौन सी है? बाब अल मंदे जल संधि। बाब अल मंदे जल संधि जो है, ये भी एशिया को अफ्रीका से पृथक कर रही है। बाब अल मंदे जल संधि, ठीक है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ेगी, अदन की खाड़ी से, क्लियर। आई बात समझ में? अदन की खाड़ी से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ेगी, बाब अल मंदे जल संधि, क्लियर। ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए और कुछ जब बातें जान लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम स्थल है अगुलहास अंतरीप। अगुलहास अंतरीप या केप, क्लियर। केप की हिंदी होती है अंतरीप। तो देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम क्या है? पॉइंट है, ठीक। दूसरी चीज, ये है मोरक्को। यहीं पर इस अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल स्थित है। कौन सा? गर्म, जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। मरु यानी मिट्टी, मरु यानी मरी हुई, स्थल यानी भूमि, मरी हुई भूमि अर्थात मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल जो है, ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। लेकिन अगर आयोग से आप पूछ ले, आपसे पूछे कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपको बताना है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका मरुस्थल जो है, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल। आपका अंटार्कटिका जो मरुस्थल है, ये एक्चुअली में ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पूरी पूरी बर्फ जमी हुई है। ये एक महाद्वीप भी है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक मरुस्थल भी है जो पूर्ण रूप से ठंडा है और पूरे मरुस्थल पर बर्फ ही बर्फ है। इसलिए यहाँ पर कोई भी सरीसृप जीव जंतु नहीं पाया जाता है। इसलिए आज आयोग पूछ लेता है, निम्न में से किस महाद्वीप पर कोई भी सरीसृप जीव नहीं पाया जाता है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। रीजन, क्योंकि सरीसृप वे जीव होते हैं जो क्या, जैसे सांप वाप हैं जो जमीन पर घिसते हुए चलते हैं, क्लियर। आई बात समझ में? तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो कि 12 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है? 12 देशों में, क्लियर। इस मरुस्थल में इसका विस्तार आप मोरक्को से लेकर पश्चिम सहारा से लेकर आप मिस्र तक देख सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि सहारा मरुस्थल को कौन सी नदी 2 भागों में बांट देती है? पश्चिमी सहारा और पूर्वी सहारा मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको जानना होगा कि यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, नील नदी। यह नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है यह। कहाँ की? विश्व की नील नदी। और यह नील नदी 2 धाराओं से मिलकर बनती है। एक है श्वेत नील, एक है ब्लू नील। ब्लू नील और श्वेत नील यानी व्हाइट नील और नीली नील जब मिलती हैं तब आगे की संयुक्त धारा नील नदी कहलाती है। इस नील नदी का उद्गम स्थल यानी अपना जल भूमध्य सागर में छोड़ देती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं, श्वेत नील और नीली नील? तो ये मिलती हैं दक्षिणी सूडान की राजधानी है खार्तूम। खार्तूम में ये दोनों जाकर मिल जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। उस बांध का नाम है आशवन बांध। उस आशवन बांध के बारे में आयोग पूछ लेता है कि आशवन बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर। लेकिन अगर पूछ ले
नील नदी पर कौन सा बांध है? तो आसवन बांध। क्लियर। दूसरी चीज, उसके बाद ये अपना जल कहाँ छोड़ रही है? ये अपना जल ये नील नदी भूमध्य सागर में गिरा देती है, डेल्टा का निर्माण करती है और अपना जल भी वह छोड़ देती है। एक्चुअली में इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है, आपको ये भी जानना होगा, विक्टोरिया झील से है। और ये विक्टोरिया झील स्पेशली आपके 3 देशों में इसका विस्तार है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? ये 3 देश हैं, युगांडा, केन्या और तंजानिया। इन 3 देशों में विक्टोरिया झील का विस्तार है। आप तंजानिया और युगांडा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। और एक चीज़ जान लीजिए, विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की मीठे पानी की और सबसे बड़ी झील है, ठीक, लेकिन वहीं पर विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऐसे अगर झीलों का दुनिया के क्रम में लगा दिया जाए तो विक्टोरिया झील दुनिया के तीसरे नंबर पर झीलों में इसका नाम आएगा। क्लियर। तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन इतनी बड़ी झील है कि उसको सागर के रूप में देखा जाता है, इसलिए उसको पहले सागर बोला जाता था। लेकिन जब झील की एक परिभाषा आ गई, एक क्राइटेरिया डिक्लेयर कर दिया गया कि वह जल राशि जो चारों ओर भूमि से घिरी हो उसको झील बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम बाद में कैस्पियन सागर ही रहा, लेकिन वो एक झील के रूप में है। तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील, दूसरी सुपीरियर झील, तीसरी विक्टोरिया झील, चौथी ह्यूरॉन झील, ठीक। लेकिन विक्टोरिया झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विश्व की है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी और मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ये बात याद रखना। आपका जो सुएज नहर है, सुएज नहर में एक पॉइंट मैं भूल गया, एक है पोर्ट सईद बंदरगाह और एक है सुएज बंदरगाह। इसकी वजह जो प्लेटें हैं, प्रमुख 7 प्लेटों से हमारी पृथ्वी मिलकर बनी हुई है, उन 7 प्लेटों में या तो वे एक दूसरे के नज़दीक आती हैं या एक दूसरे के दूर जाती है। जब एक दूसरे से दूर जाते हैं जो पृथ्वी के बीच में एक दरार पड़ जाती है, लेकिन इस दरार को बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेडागास्कर इससे अलग हो गया है। मेडागास्कर इसलिए अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। क्लियर। सहारा मरुस्थल 12 देशों में फैला है। इसी एरिया में एक अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है एटलस पर्वत श्रेणी। एटलस पर्वत श्रेणी स्पेशली 3 देशों में इसका विस्तार है। कितने? 3 देशों में। एटलस पर्वत श्रेणी का यहाँ की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी, एटलस का MAT, M यानी मोरक्को, A यानी अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, गलत हो गया, ट्यूनीशिया होता है। क्लियर। इन 3 देशों में एटलस पर्वत का विस्तार है। एटलस पर्वत का विस्तार जिन देशों में है उसे बारबरी स्टेट बोलते हैं, बारबरी स्टेट। क्लियर। यानी मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के भूभाग को संयुक्त रूप से बारबरी स्टेट बोल देते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़ जो मिस्र है, मिस्र से ही केमिस्ट्री की खोज हुई है, या केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो स्पेशली मिस्र से हुई। कैसे? जो मिस्र में जब लोग मर जाते थे, राजा महाराजा, तो उनके शरीर पर एक लेप लगाया जाता था। उस लेप से उनकी जो बॉडी है वो सड़ती नहीं थी, गंध नहीं, बदबू नहीं मारती थे, जिसकी वजह से उसको सुखवा कर लोग रख लेते थे एज ए मम्मी के रूप में। क्लियर। तो ये जो रासायनिक क्रिया, रसायन का जो प्रयोग करते थे, उसी की वजह से रसायन का जो जनक है वो मिस्र को माना जाता है। मिस्र दुनिया का पहला देश है जिसने इजराइल को देश की मान्यता दी थी। अर्थात इजराइल जो है वो, इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश हैं वर्तमान में। ये दोनों देश एक ही थे जो कि फिलिस्तीन के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन से बगावत करके अलग हो गया और उसको सबसे पहले देश की मान्यता दुनिया में जिस देश ने दी वह देश है मिस्र। एक्चुअली में पूरे अफ्रीका महाद्वीप को सबसे विकसित देश है। ठीक है। और एक चीज़,
मिस्र देश को ही नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान मिस्र है। नील नदी की वजह से मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अमीर देश बन गया है। सूडान से इसका विभाजन हुआ, जो एक नया देश बना दक्षिणी सूडान, और दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां सदस्य देश बना है दक्षिणी सूडान। क्लियर? सूडान से अलग होकर दक्षिण में था, इसलिए इसका नाम दक्षिणी सूडान हो गया। और दक्षिणी सूडान में ही नील नदी का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि वो श्वेत नील यानी व्हाइट नील और ब्लू नील आकर जब मिलती हैं तो नील नदी का निर्माण करती हैं। अगर क्वेश्चन पूछे नदी जब पूछे दुनिया की सबसे बड़ी नदी, तो अमेजन नदी जो कि ब्राजील की है, लेकिन सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो अफ्रीका की ऑब्वियसली सबसे लंबी नदी होगी, ठीक। लेकिन अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कांगो नदी, कांगो गणराज्य से प्रवाहित होते हुए अपना जल गिनी की खाड़ी में छोड़ देती है। समझ गए? ये जो सहारा का मरुस्थल है, इस सहारा के मरुस्थल से दो हवाएं चलती हैं। एक हवा चलती है सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व की दिशा में। जब ये हवा उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चलती है तो भूमध्य सागर से अच्छी खासी मात्रा में नमी ग्रहण कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और ये नमी जा करके इटली में भारी बारिश करती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो धूल मिट्टी है उसके कण लाल हैं। तो वो जो बारिश है वो लाल रंग की नजर आती है सहारा मरुस्थल की धूल मिट्टी की वजह से, धूल के कणों की वजह से। इसलिए इटली में जो बारिश होती है लाल रंग की होती है। इसलिए आयोग क्वेश्चन पूछता है रक्त बारिश कहाँ होती है, तो इटली में होती है, जिसकी वजह से इटली में लाल रंग की बारिश होती है, ठीक, जिसको रक्त बारिश बोलते हैं, रक्त वर्षा। लेकिन वहीं पर सहारा मरुस्थल से एक हवा आपकी चलती है दक्षिण पश्चिम। जब ये दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होते जब ये दक्षिण पश्चिम की ओर आती है तो गिनी की खाड़ी से अच्छी खासी नमी मात्रा ले लेती है, और यहाँ पर आपका कैमरून है, गैबन है, यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में बारिश करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नमी में जो शुष्कता थी अब आर्द्रता में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। इसलिए यहाँ जो हवा आती है यानी सहारा के मरुस्थल से जो दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर हवा आ रही है उसको हरमट्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरमट्टन। और इसलिए हरमट्टन को अफ्रीका महाद्वीप में गैबन कैमरून में डॉक्टर हरमट्टन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर हरमट्टन के नाम से जानते हैं, क्योंकि लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिलती है। वहीं पर ये जो हवा चल रही है सिरोकू, इसको बोलते हैं सिरोकू। कौन सी? जो इटली में बारिश कर रही है। तो सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व की ओर जो प्रवाहित हो रही हवा उसको सिरोकू बोलते हैं, और सहारा मरुस्थल से ही जो हवा दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही उसको हरमट्टन बोलते हैं। तो हरमट्टन नामक हवाएं या पवन कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। क्लियर? ये आपका नाइजर देश है। नाइजर देश से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है नाइजर नदी प्रवाहित होती है। उस नाइजर नदी के नाम की वजह से इस देश का नाम नाइजर पड़ गया। लेकिन इस नाइजर नदी के तट पर बहुत सारे पाम ऑयल के पेड़ हैं, पाम ऑयल के ट्रीज हैं, जिसकी वजह से इसको पाम नदी बोलते हैं, पाम नदी भी बोलते हैं। किसको? नाइजर नदी को। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश सेनेगल है। सेनेगल, ये सेने मैंने लिखा तो इसका पूरा फुल फॉर्म पर लिख नहीं पाया मैं, तो इसका पूरा नाम है सेनेगल। सेनेगल अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है, लेकिन वहीं पर सबसे पूर्वी देश सोमालिया है, ठीक। सबसे पूर्वी देश सोमालिया, सबसे पश्चिमी देश सेनेगल, सबसे उत्तरी देश मोरक्को, ठीक, और सबसे दक्षिणी देश दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रभुत्व संपन्न देश है, जिसकी वजह से इस दक्षिण अफ्रीका में दो देश स्थित है, दिखाई दे रहे हैं हमको। एक है स्वाजीलैंड, एक है लेसोथो। स्वाजीलैंड और लेसोथो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये दोनों देश स्थित हैं। क्लियर? कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है दोनों देश। दक्षिण अफ्रीका में ही किम्बरले की खान है। कौन सी है? किम्बरले की खान। किम्बरले की खान एक्चुअली में जो है ये हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हीरे के लिए किम्बरले की खान यहाँ पर, ठीक है। और यहीं पर है जोहान्सबर्ग,
जोहान्सबर्ग स्पेशली आपका सोने की खान के लिए फेमस है। तो हीरे और सोने के लिए दोनों खाने प्रसिद्ध हैं। किम्बरले, स्पेशली किम्बरले की खान हीरे के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, आई बात समझ में। टाउन स्पेशली अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम शहर है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम शहर केप टाउन है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है, तो दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका के एक देश है, एक शहर है, देश नहीं शहर। अगर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम शहर केप टाउन है, लेकिन अब दुनिया का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है, तो वो है केप हॉर्न। केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो कि टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप पर स्थित है। टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप पर स्थित है केप हॉर्न। और केप हॉर्न दुनिया का सबसे दक्षिणतम शहर है, लेकिन केप टाउन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम शहर है। क्लियर, आई बात। ये जो तंजानिया है, तंजानिया, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो, और एक किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। और किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक, मृत ज्वालामुखी है जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात समझ में। कहाँ पर है देश में? तंजानिया। इसी तंजानिया के बगल में दो द्वीप भी हैं। एक द्वीप का नाम है पेम्बा और एक का नाम है जंजीबार। जंजीबार, ये मान लीजिए आपका दुनिया का 90% जो लौंग का उत्पादन है वो जंजीबार और पेम्बा से होता है। कहाँ से? जंजीबार और पेम्बा से। एक बार फ्रांस ने जंजीबार पर अधिकार कर लिया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट के अंदर फ्रांस के लोगों को तंजानिया की सेना ने मार भगाया। 35 मिनट में, 35, समझ गए। और आपके जो नाइजीरिया है, ये नाइजीरिया में एक आतंकवादी संगठन रहता है जिसका नाम है बोको हराम। बहुत पूछता है, आपको पता होना चाहिए बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है, तो ये है नाइजीरिया का। ये यहाँ नाइजीरिया है। क्लियर, बोको हराम। ये है जाम्बिया और ये है जाम्बिया, ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को जाम्बेजी नामक नदी अलग करती है। जाम्बेजी नामक नदी इन दोनों देशों को एक दूसरे से पृथक कर देती है। कौन सी? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नामक नदी पर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। क्या नाम है? विक्टोरिया जलप्रपात। जाम्बिया और जिम्बाब्वे जब पृथक नहीं हुए थे तो दोनों को संयुक्त रूप से रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? रोडेशिया। रोडेशिया। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की भूमि को संयुक्त रूप से रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। रोडेशिया का जब विभाजन हो गया तो उसके उत्तरी वाले हिस्से को जाम्बिया और दक्षिणी वाले हिस्से को जिम्बाब्वे बोला जाता है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। यहाँ की टीम है जो क्रिकेट खेलने आती है अपने यहाँ, और अपने यहाँ के लोग भी वहाँ खेलने जाते हैं। यहाँ एक देश है घाना। घाना की राजधानी आक्रा। क्या है? आक्रा। घाना की राजधानी है आक्रा, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आक्रा इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री देशांतर जब रेखा आती है तो क्वेश्चन बनता है कि किस देश की राजधानी से होकर गुजरती है। तो घाना की राजधानी आक्रा से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहीं के एक नेता थे कोफी अन्नान। कोफी अन्नान, ठीक है। और कोफी अन्नान यूएनओ के 2 बार अध्यक्ष चुने गए हैं। 2 बार कोफी अन्नान, 2 बार। और घाना का पुराना नाम है वोल्टा। घाना का पुराना नाम क्या है? वोल्टा है। क्लियर। घाना से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक चीज थोड़ा मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई कि मैंने बताया खार्तूम दक्षिणी सूडान की राजधानी है। खार्तूम एक्चुअली में सूडान की राजधानी है। खार्तूम, जहां पर 2 धाराएं मिल रही हैं और नील नदी का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर। ये अफ्रीका महाद्वीप में मुझे एक याद आ गई कि जो दक्षिण अफ्रीका देश है
यहाँ के एक बहुत प्रमुख नेता थे नेल्सन मंडेला साहब, नेल्सन मंडेला, जिन्हें अफ्रीका महाद्वीप का या दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है इन्हें। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए देश में को आज़ाद कराने के लिए। अश्वेत नामक जो बीमारी एक समाज में फैल जाती है उसको ख़त्म करने के लिए। चलिए, नेल्सन मंडेला नामक एक पुरस्कार भी दिया जाता है प्रतिवर्ष, 18 जुलाई को दिया जाता है। तो आपका होमवर्क है कि 2022 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया, आप बताएंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, दक्षिण अफ्रीका जो केप टाउन है, इस केप टाउन से लेकर यहाँ तक सीधा मिस्र की राजधानी काहिरा है, और काहिरा यहाँ पर है। यहाँ तक एक रेल पटरी बिछाई गई, रेलवे लाइन, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रेलवे लाइन है। कहाँ से? केप टाउन से लेकर मिस्र तक, मिस्र की राजधानी काहिरा तक। यानी दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप को उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ने का काम करती है। तो केप टाउन से लेकर कहाँ तक है? यह है आपकी मिस्र की राजधानी काहिरा तक। मेडागास्कर के ऊपर में आएंगे तो आपको एक यहाँ द्वीप मिलेगा मॉरिशस, और मॉरिशस की राजधानी शायद पोर्ट लुइस है। हाँ, तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है तमिल, भोजपुरी, इस एरिया के ज़्यादातर लोग यहाँ रहते हैं। और मॉरिशस में शायद मुझे यहाँ तक याद है 2018, 22, 23 में फिजी में होने वाला है विश्व हिंदी सम्मेलन। हाँ, 18 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, क्योंकि 14 में भारत में हुआ, 16 में भारत में हुआ था भोपाल में। तो 18 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। 2023 का अफ्रीका में ही होने वाला है, फिजी में होगा, 2023 का फिजी में होगा विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक, याद रखिएगा, आयोग जरूर पूछे, फिक्स है। एक नाम तो सुना ही होगा, केप ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब हॉर्न मीन्स होती सींग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी यहाँ पर आकृति आपको सींग नुमाएगी। देख, सही दे रही है ये। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। इन 4 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इसमें जो आपका इरिट्रिया है, ये पूर्ण रूप से मरुस्थलीय है। किस तरह? पूर्ण रूप से मरुस्थलीय है। और एक चीज़ बहुत अच्छी बात मुझे इरिट्रिया की लगती है कि इरिट्रिया में प्रति व्यक्ति को 2 शादी करना अनिवार्य है। समझ गए? क्योंकि यहाँ लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए प्रति व्यक्ति को 2 शादियाँ करनी अनिवार्य है, कंपलसरी है। डबल मैरिज एक्ट एक प्रकार से आप बोल सकते हैं अफ्रीका के इरिट्रिया में। और आपके जो जिबूती है, ये जिबूती स्पेशली में यहाँ पर हवाई अड्डे बनाने के लिए रेंट पर भूमि देते हैं, जिसकी वजह से इनको उसका किराया मिलता है, इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। यानी यहाँ के जीडीपी का बड़ा हिस्सा हवाई अड्डे जो भी देश बनाते हैं उनके रेंट से चलता है। समझ गए? कौन सा देश? जिबूती। क्लियर? ये सोमालिया है, ये इथियोपिया है, ये केन्या है। आप कुछ चीजें और जान लीजिए। यहाँ एक मरुस्थल, बहुत सारे मरुस्थल यहाँ लेंगे, एक प्रमुख मरुस्थल और है नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। इस एरिया में उसका विस्तार है। इस मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी जो मरुस्थल एक्चुअली में है, इसका विस्तार 3 देशों में है, नामीबिया, ये बोत्सवाना, या आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इन 3 देशों में इसका विस्तार, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा विस्तार बोत्सवाना में है। इसलिए अगर जब एक एक देश अलग करके पूछ ले आपसे, तो
तो निम्न में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है, क्षेत्रफल फैला हुआ है या है विस्तार? तो आपको आंसर लगाना है बोत्सवाना। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? ये आपका होमवर्क है। आप बताएंगे कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है। तो कमेंट के माध्यम से 2-3 मैंने आपको क्वेश्चन दिया। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका था, मुझे लग रहा मैं भूल गया पहला क्वेश्चन, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मुझे याद है। 2022 में नेल्सन मंडेला नामक पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? दूसरा पुरस्कार आपका है कालाहारी मरुस्थल जिसका विस्तार बोत्सवाना में आप किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है, और ये आयोग बहुत पूछता है। और यहाँ पर जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा देखो किन किन देशों से गुजर रही है, पूछ लेता है आयोग। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 6 देशों से। वो देश कौन कौन से हैं? सुनिए, गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया होते हुए निकल जाती है। समझ गए? सोमालिया होते हुए निकल जाती है। इस प्रकार से इन 6 देश बताएं, गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया, जिनमें से आपको क्रम से भी आपसे पूछ सकता है आयोग, तो आपको क्रमशः भी पता होना चाहिए। क्लियर? क्रमशः गैबन, कांगो गणराज्य 3 हो गए, फिर उसके बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया। क्लियर? आई बात समझ? लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। अभी विषुवत रेखा क्षेत्र है तो यहाँ पर जबरदस्त बारिश हो रही होगी। उसका रीजन यहाँ पर इनकी खोपड़ी में ही, हाँ एक चीज है, विषुवत रेखा को एक नदी 2 बार काटती है, उसका नाम है कांगो नदी। यह कांगो नदी विषुवत रेखा को अफ्रीका महाद्वीप में 2 बार काटती है। क्लियर? कांगो नदी। और यहाँ पर जो तो 6 देशों से, लेकिन वहीं पर आपकी मकर रेखा जो है ये स्पेशली शायद 5 देशों से होकर गुजरती है आपकी मकर रेखा। वो 5 देश कौन कौन से हैं जान लीजिए। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये ऐसे कुछ गुजरेगी ये। ठीक? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर ये गुजर जाएगी। कौन सी है? मकर रेखा। क्लियर? आगे बात समझ में। कर्क रेखा भी है। कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? गुजर रही है पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। ये 6 देशों से होकर कर्क रेखा आपकी गुजर रही है। यहाँ का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है। ठीक? कौन सा है? अल्जीरिया है। और लीबिया में एक स्थल है अल अजीजिया में सबसे गर्म स्थल जो कि माना जाता है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया। केप टाउन जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम शहर है। ये दुनिया के एकमात्र देश है जहां जल के कारण आपातकाल घोषित किया गया था या आपातकाल लगाया गया था। केप टाउन। क्लियर? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में दक्षिणी महासागर और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर स्थित है। क्लियर? यहाँ पर आपकी गिनी की खाड़ी है और ये गिनी की खाड़ी ही से आर्द्रता लेती है कौन? आपकी हरमट्टन नामक जो हवाएं चलती हैं। ठीक? जिनको गिनी की खाड़ी के आसपास के जितने भी देश हैं यहाँ पर डॉक्टर हरमट्टन भी बोलते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर काफ़ी गर्म मौसम रहता है, शुष्क हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ अच्छी खासी बारिश हो जाती है, लोगों को काफ़ी राहत मिलती है।
यहाँ पर एक देश है आपका कैमरून। कैमरून में एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम कैमरून पर्वत ही है। कैमरून सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कैमरून पर्वत। क्लियर? मैं एक पॉइंट भूल गया। मकर रेखा को दो बार एक नदी काटती है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली दुनिया की एकमात्र नदी है लिम्पोपो नदी। जहाँ पर विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काट रही है, वहीं पर लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट रही है। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कर्क रेखा कौन सी नदी 2 बार काट रही है? तो भारत में एक नदी है जिसका नाम है माहे, और माहे नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है राजस्थान में। एक पॉइंट और मुझे याद आ गया कि सहारा के मरुस्थल में जो कटीली झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां, इनका नाम है साहिल प्रदेश। साहिल प्रदेश बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? साहिल प्रदेश। अब कटीली झाड़ियों का जो भूमध्य, लेकिन स्पेशली कटीली झाड़ियों का जो एरिया है ये आग पड़ता है सहारा के पश्चिमी क्षेत्र में, ये पश्चिमी सहारा वाले देश में, इसलिए यहाँ पर साहिल प्रदेश इनको बोलते हैं। ठीक, सहारा मरुस्थल में। और इनकी आकृति चंद्राकार होती है। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान हैं उनको वेल्ट्स बोला जाता है। वेल्ट्स, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ट्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप, जो कि जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी मैंने सारी देने की कोशिश की है। और इतना ही पढ़ लीजिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आगामी एग्जाम में यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको बखूबी पसंद आएगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन पे मैंने विधिवत चर्चा कर ली है। और आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप इस लेक्चर को एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखें, 2 बार नहीं आया 3 बार देखें। लेकिन अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं बचा है, स्पेशली जीडी, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देने वाले जो भी बच्चे हैं, तो वे केवल इस लेक्चर को, जो भी लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ उनको सिर्फ आप रिवीजन करते हैं, देखते रहें, जिसकी वजह से चीज़ें आपके ध्यान में बनी रहें। तो जिसकी वजह से ऑप्शन जैसे ही आपको नज़र आए आप उसको टिक कर सकें। कर बल छल कैसे भी तरीके, सिर्फ आपका ऑप्शन सही होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होना पता होना चाहिए आपको। आयोग को सिर्फ आंसर से मतलब है, चाहे जैसे आपने लगाया हो, तो सिर्फ सही आंसर पे टिक करना है। और वो कैसे भी करें, चाहे किसी का चीटिंग करके, किसी का चीट करके करें, या किसी को झड़प करके करें, कैसे भी करें, लेकिन आपका ऑप्शन सही होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप सभी प्लीज़ थोड़ा मेहनत और करिए। सिर्फ यही वो दौर है जिसमें आपको दिन रात एक कर देनी है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको आराम ही आराम करना है। तो जब हमें पता है कि ये जो मेरा बिल्कुल क्रीम टाइम है, क्रीम पीरियड चल रहा है, इसमें हम मेहनत कर लें तो आगे मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस समय आपकी उम्र भी है, आप विधिवत तरीके से मेहनत कर सकते हैं और आप आगे जीवन को सफल और सफलता प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। और जैसे कि आप देखिए ज़बरदस्त ठंडी पड़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप खुद सोचिए किसान जिस ठंडी में पानी लगा रहा है खेत में, कितना बड़ा काम है। आप तो कमरे के अंदर हैं, रजाई के अंदर हैं, अलाव तो ताप रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, ब्लोअर चला रहे हैं। जवान जो सेना में बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, लेह लद्दाख ज़बरदस्त बर्फबारी वाला एरिया, यहाँ से कई गुना ज़्यादा -50 तक टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर तो लोग खड़े हैं, तो हम तो यहाँ पर अभी माइनस में टेम्परेचर भी 0 नहीं पहुँचा है, तो इतनी ठंडी नहीं है, तो आप मेहनत कर सकते हैं। प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है, इस बार को मौके को बुन लीजिए, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, वरना
भर्तियाँ आती रहेंगी, आप फॉर्म अप्लाई करते रहोगे, आप पेपर देते रहो, कुछ नहीं होगा। ठीक है। प्लस इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें उन तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा फ्री में और मुफ्त में उठा सकें और अपना सिलेक्शन करा सकें। आज से का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।